गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने किए थे कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में जाना था कि कंज्यूमर्स है जो उपभोक्ता है उसके क्या क्या अधिकार होते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे कि कंज्यूमर्स की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए जो सरकार है वो क्या प्रयत्न कर रही है। तो उपभोक्ता के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न। उपभोक्ता संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकारी प्रयत्न। सरकार के द्वारा काफी सारे कठोर नियम और कानून बनाए गए हैं। किसके हित के लिए? उपभोक्ताओं के हित के लिए। और उन पर क्या है, कानून बनाए भी गए हैं और उनके लिए कठोर कानून लागू भी किए गए हैं। तो उसमें क्या है कि इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? संरक्षण अधिनियम आपको बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया या बनाया गया था। इन्हें प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सरकार की विभिन्न शाखाओं द्वारा अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं और सरकार हर संभव प्रयास करती है कि उपभोक्ता का विक्रेता, व्यापारी या व्यवसायी जो भी है उसके द्वारा उसका शोषण ना हो सके। उसको शोषण से बचाने के लिए काफी सारे अधिनियम कानून लागू किए गए हैं। तो ये आपको बताया था, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें भी पूछ लेते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। अब हम बात करते हैं कि सरकार द्वारा जो प्रयत्न किए गए उसमें सबसे पहला प्रयत्न है, क्या कानून बनाया गया है? सबसे पहले उपभोक्ताओं के हित के लिए सबसे पहला कानून है खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम। खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम यानी द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, इसे शॉर्ट में बोलते हैं PFA। शॉर्ट में इसे बोलते हैं PFA। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट बोलते हैं इसे शॉर्ट में। ये कब बनाया गया था? इसे बनाया गया था, इसे जो बनाया गया था 1954 में प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन
भारत सरकार द्वारा 1954 में खाद्य निषेध अधिनियम बनाया गया था। क्या करने के लिए बनाया गया था ये अधिनियम? खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए। आजकल आप देखते हो, हमने पीछे डिस्कस भी किया था कि आज के समय में खाद्य पदार्थों में मिलावट इतनी ज़्यादा होने लगी है कि उसे रोक पाना असंभव होता जा रहा है। और खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण ही आज व्यक्ति हर घर में, किसी भी घर में आप जाएंगे तो आप कोई भी व्यक्ति क्या है, संपूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। तो उसका रीजन क्या है? उसका कारण यही है कि आजकल क्या है, कोई भी पदार्थ है वो प्योर नहीं मिलता है, उसमें इम्प्योरिटीज यानी मिलावट मिलती है। तो उस मिलावट के कारण ही ग्राहक, जो विक्रेता के द्वारा जो उपभोक्ता है उसका शोषण किया जा रहा है। मिलावट, घटिया किस्म की चीज़ों की मिलावट की जाती है, या सस्ती जो चीज़ें होती हैं उनकी मिलावट अच्छे पदार्थों में की जाती है और फिर उन्हें महंगे दामों पर बेचा जाता है। तो इस मिलावट को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया जिसका नाम है खाद्य निषेध अधिनियम, यानी फूड प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। कब पारित किया गया? ये 1954 में पारित किया गया। किसके द्वारा किया गया? भारत सरकार के द्वारा। यह अधिनियम 1 जून 1955 में से लागू किया गया। ये बनाया तो 1954 में था, लेकिन इसे लागू कब किया गया? इसे लागू किया गया 1 जून 1955 में इसे लागू किया गया। इस नियम के अनुसार सभी खाद्य प्रकार के, इस नियम के अनुसार क्या थे? सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया गया। बाद में इस अधिनियम में, यानी इस नियम का संशोधन किया गया। इस नियम में संशोधन भी किया गया। कब किया गया? 1968। और इसमें 1973 में कुछ आवश्यक सुधार किए गए इस एक्ट के अंदर। मोस्टली आपसे पूछा जाएगा कि कब बना था यह? 1954 में यह नियम बना था सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। लेकिन इसे लागू कब किया गया? 1 जून 1955 को इसे लागू किया गया। और इसमें क्या किए गए? संशोधन किए गए। किस समय किए गए? 1968 और 1973 में इसमें कोई काफी सारे सुधार किए गए। अगर कोई भी खाद्य पदार्थ इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है, इसके स्टैंडर्ड्स के जो भी स्टैंडर्ड्स निर्धारित, इनमें क्या होता है कि कुछ मानक तैयार किए जाते हैं, स्टैंडर्ड तैयार किए जाते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है वो इस क्वालिटी से अगर नीचे मिलेगा तो उसे मिलावटी कहा जाएगा या खराब कहा जाएगा। तो इसमें क्या है, कुछ नियम मानक तैयार किए गए हैं। अगर उन मानक को, निर्धारित मानकों से नीचे अगर वह पदार्थ होता है तो वह मिलावटी कहलाता है। जो खाद्य पदार्थ न्यूनतम स्तर के अंतर्गत नहीं आता है तो वह मिलावटी कहलाता है। तो वह पदार्थ मिलावटी कहलाता है।
अब इसमें क्या किया गया, यह मिलावटी कहलाया गया। मैसूर में अब इसके कार्यालय की बात करते हैं। इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पर है, मैसूर के अंदर है। मैसूर में क्या है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान। मैसूर के अंदर इसका कार्यालय है। इसकी स्थापना मैसूर में की गई। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, इसे इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CFTRI इसे कहते हैं। इसका कहाँ है, ये मैसूर के अंदर है। शॉर्ट में इसे वैसे हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, इंग्लिश में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है, मैसूर के अंदर। तो इसकी स्थापना मैसूर में एक लैब बनाई गई, वहां पर इसकी स्थापना की गई। यहाँ क्या होता है, इस लैब के अंदर, इस लैब में क्या होता है, मिलावटी खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया जाता है। इस लैब के अंदर जो भी मिलावटी खाद्य पदार्थ है, वैसे तो सेंटर की भी बनी हुई है, यहाँ पर जो भी जो बड़े स्केल पर जो टेस्टिंग होती है वो इस लैब के अंदर होती है। तो जो भी मिलावटी पदार्थ है वो यहाँ पहुँचाए जाते हैं और वहाँ पर क्या है, उन मानकों के अकॉर्डिंग अगर वह चीज़ नहीं होती है तो उसे मिलावटी करार दिया जाता है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का मानक तैयार करने हेतु खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO खाद्य एवं कृषि संगठन और WHO, हमने पहले तो थर्ड ईयर में तो नहीं, फर्स्ट ईयर में जब ये हमने सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं जब की थी, हमने जो इंटरनेशनल और नेशनल एजेंसियां जो की थी उसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है लोगों के हितों के लिए। तो वहाँ पर हमने काफ़ी बार WHO की बात की थी और खाद्य एवं कृषि अनुसंधान की बात की थी। तो इस प्रकार से क्या है, हमने काफ़ी बार डिस्कस किया था। तो खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन संगठन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और क्या है इसमें WHO, ये दोनों एजेंसियां मिलकर क्या करती हैं, ये दोनों एजेंसियां मिलकर इनके संयोग से, इन दोनों के संयुक्त
उद्देश्य है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता, इसका मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, उपभोक्ता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, बनाए रखना, बेहतर बनाए रखना, और क्या करना है? भोजन की गुणवत्ता में वृद्धि करना, तथा भोजन व्यापार को बढ़ाना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि उपभोक्ता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना और भोजन की गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा भोजन व्यापार को बढ़ावा देना है, बढ़ाना है। ये इसका किसका उद्देश्य है? अंतर्राष्ट्रीय कोड एलिमेंटेनस कमीशन का उद्देश्य ये है। इसीलिए ये इस कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय कोड एलिमेंटेनस कमीशन ने सभी भोज्य पदार्थों के लिए एक मानक तैयार किए, स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए, और चाहे वह कच्चा हो, चाहे सेमी प्रोसेस्ड हो या प्रोसेस्ड हो। सेमी प्रोसेस्ड हम किसे बोलेंगे? कि जो आधा बना हुआ होता है। आजकल आप देखते हो मार्केट में इंस्टेंट बनी हुई चीज़ें आप घर पे लाते हो तो इंस्टेंट उनको बना लेते हो, जैसे इडली है, डोसा है, केक का बैटर है, रसगुल्ला गुलाब जामुन, इनके क्या है वो सेमी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट मिलते हैं जिनको हम घर लाकर इंस्टेंट ही बना लेते हैं। और क्या है, चाहे वो कच्चा हो, चाहे सेमी प्रोसेस्ड हो या प्रोसेस्ड हो। प्रोसेस्ड होता है जो ऑलरेडी पूर्ण रूप से बना हुआ है, बस उसको सर्व करना है, तो वो प्रोसेस्ड कहलाता है। इसके अंतर्गत भोजन को तैयार करते समय, संरक्षण हेतु परीक्षण का उपयोग करते समय, पैकिंग करते समय तथा संग्रह करते समय भोजन को दूषित होने से बचाने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम 1954 के अनुसार, खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम 1954 के अनुसार कोई भी व्यक्ति या उपभोक्ता खाद्य सामग्री के नमूनों को, जो भी खाद्य सामग्री के जो नमूने होते हैं उनको डाउट होता है कि इसमें कुछ मिलावट हो सकती है, तो वो पब्लिक हेल्थ लैब होती है। कोई भी कोई भी व्यक्ति या उपभोक्ता कोई भी सैंपल को कहाँ पर? पब्लिक हेल्थ लैब्स है, वहां पर ले जाकर क्या कर सकता है? टेस्टिंग करवा सकता है उस पदार्थ की। अगर उसे उसके बारे में कोई भी डाउट हो, वहां जाकर जांच करवा सकता है। यदि जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ में मिलावट पाई जाती है, अगर उसके अंतर्गत मिलावट होती है, तो उस व्यापारी के प्रति, उस विक्रेता या व्यापारी को क्या होगी? विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
जैसे उसमें मिलावट है तो उसे 2,000 रुपये जुर्माना और 6 वर्ष का कठोर कारावास हो सकता है। यदि उस मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ के सेवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे 5,000 रुपये तक क्या कर सकते हैं, उसका 5,000 रुपये तक उसकी जुर्माना और आजीवन कारावास का प्रावधान इसके अंतर्गत आता है। और परंतु यदि मिलावट में हानिकारक पदार्थ नहीं हो तो विक्रेता को 5 माह की सजा भुगतने को दंड दिया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हम होटल, रेस्टोरेंट या भोजनालय वगैरह में जाते हैं, वहाँ हमें खाद्य पदार्थ में मिलावट आदि की खाद्य निरीक्षण द्वारा जांच करने पर यदि खाद्य पदार्थ में मिलावट पाई जाती है तो उसके मालिक को 6 माह का कारावास तथा 4,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ता है, भले ही उसे उस मिलावट के बारे में जानकारी ना हो, लेकिन उसे ये सजा भुगतनी ही पड़ती है। यदि खाद्य पदार्थ में मिलावट सिद्ध करने के लिए पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट पर उपभोक्ता होता है या कोई भी व्यक्ति होता है जिसको शिकायत है, अगर वह संतुष्ट नहीं होता तो वह उस खाद्य पदार्थ को कहाँ भेज सकता है। खाद्य पदार्थ का जो नमूना है, खाद्य सामग्री का जो सैंपल है, वो केंद्रीय भोजन प्रयोगशाला सेंट्रल फूड लेबोरेटरीज के निदेशक को भेज सकता है। उसकी रिपोर्ट अंतिम प्रमाण के रूप में मानी जाती है और उसके द्वारा किया गया निर्णय ही फाइनल माना जाता है, सच माना जाता है। इस अधिनियम के अनुसार विक्रेता के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ नियम विक्रेता के लिए बनाए गए हैं, मापदंड बनाए गए हैं, जो किस प्रकार से है, जो है कि खाद्य पदार्थ पैक किए हुए होने चाहिए, खाद्य पदार्थ प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए और उनके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसकी, एक्सपायरी डेट है उसकी, इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री क्या क्या है उसके अंदर, और उसको कैसे बनाया जाना है, बनाने की उसकी विधि होनी चाहिए, उसका लाइसेंस नंबर होना चाहिए और उसकी एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर अंकित होनी चाहिए और साफ साफ होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, विक्रेता गुणवत्ता और शुद्धता के संबंध में क्रेता को लिखित आश्वासन देना चाहिए कि भी हाँ, ये जो मेरा प्रोडक्ट है उसे रिटर्न में देना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिया है ये प्योर है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। तो इस प्रकार से यदि वह अलग से लिखित आश्वासन नहीं देता है तो विक्रेता द्वारा दिया गया बिल ही उसका अथवा उसकी जो कैश मेमो होती है खाद्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी माना जाता है। तो इस प्रकार से ये था हमारा खाद्य निषेध अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। मेन यही होता है इसमें कि इसका उद्देश्य क्या है और इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है ये पूछ लेते हैं कि PFA क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेते हैं। ये कब बना था, ये बना था 1954 में, लेकिन इसे लागू कब किया गया, 1 जून 1955 में इसको लागू किया गया। तो ये था हमारा पहला अधिनियम जो सरकार के द्वारा उपभोक्ता के संरक्षण हेतु लागू किया गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं, वो क्या है हमारा फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। दूसरे की बात करते हैं वो है हमारा फल उत्पाद आदेश मानक। दूसरा है हमारा फल उत्पाद
उत्पाद आदेश मानक। इसे बोलेंगे प्रोडक्ट ऑर्डर। स्टैंडर्ड्स है हमारे स्टैंडर्ड्स। फ्रूट्स प्रोडक्ट, फ्रूट्स है फ्रूट्स, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ये भी क्या है फ्रूट्स प्रोडक्ट्स ऑर्डर स्टैंडर्ड्स। और इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में पूछ लेते हैं कि इसे आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं FPO। आप कई बार जो फ्रूट्स वगैरह लेते हो यानी मुरब्बा वगैरह ऐसी कोई डिब्बा बंद चीजें लेते हो तो आप देखना ये चीजों के ऊपर लिखी होती है, FPO लिखा होता है। यानी वो क्या है, इसका मतलब उसमें क्या है कि वो इस कंडीशन के इसके जो मानक है उनको उनके अंतर्गत आता है, उनको फुलफिल करता है। तो इसीलिए ये क्या है फ्रूट उत्पाद आदेश मानक है, जो किसके लिए बनाए गए थे। भारत सरकार ने सबसे पहले फल उत्पाद आदेश के बारे में जनता को जानकारी कब दी थी। भारत सरकार ने जो इसकी जानकारी थी वो कब दी, 1946 में इस मानक की जानकारी जनता को दी थी। फिर इसके पश्चात 1955 में इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत के तहत इसे लागू किया गया। इसे 1946 में लोगों को बताया गया, लेकिन इसे लागू कब किया गया, 1955 में इसे लागू किया गया। इसके बाद सन 1961 में 1961 में इसमें क्या किए गए, जैसे कि खाद्य निषेध अधिनियम में, वैसे ही इनमें क्या किया गया, आवश्यक संशोधन किया गया। ये भी पूछ लेते हैं कि इनके अंदर संशोधन कब किया गया, उसमें कब संशोधन किया गया इसके अंतर्गत 1961 में इसके अंतर्गत इसमें कुछ संशोधन किए गए। इसमें इस अधिनियम के तहत इसका क्या है कि इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था फल एवं सब्जी संबंधी भोज्य पदार्थ तैयार करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अच्छे उत्पाद तैयार करने हेतु लाइसेंस लेना पड़ता है। कोई भी व्यापारी या विक्रेता है जो फ्रूट्स का व्यापार करना चाहता है तो उसे क्या करवाना पड़ता है, सबसे पहले एक लाइसेंस इशू करवाना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। परंतु उसे ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान रहे कि तैयार उत्पाद का मानक फल उत्पाद आदेश के अनुरूप होना चाहिए। यह उत्पाद तैयार करने हेतु कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं। जैसे आपको पहले भी बताया कि इनके लिए क्या है, कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं। वो मानक क्या है, निर्धारित किए गए, जैसे भोजन की गुणवत्ता, उसकी स्वच्छता, उसकी सफाई, उसकी पैकिंग, उसका लेबल लगाना। इसके लिए एक ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाती है, निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है, यानी इनके लिए एक निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है।
जाती है कि वो क्या है, इन चीजों पर ध्यान दे, निरीक्षण करे। वह उत्पाद का निरीक्षण करता है और तैयार माल के नमूनों को जांच के लिए वो कहाँ भेजता है, CFTRI मैसूर भेजता है। आपको बताया था यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट्स की जांच की जाती है, उनकी टेस्टिंग की जाती है, उनका परीक्षण किया जाता है कि वो उन मानकों को फुलफिल करते हैं, कि वो निर्धारित मानकों के अनुरूप जो प्रोडक्ट है वो उसके अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं, और अगर वो आते हैं तभी उसे बाजार में बेचा जाता है। इन केस अगर वो प्रोडक्ट्स जो निर्धारित मानकों को फुलफिल नहीं करता है तो उसे क्या माना जाता है, उसे उसका जो लाइसेंस होता है विक्रेता का या व्यापारी का, वो लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। अगर वो इन मानकों को फुलफिल नहीं करता है उसका लाइसेंस रद्द कर देंगे और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है, उसको नियमों के तहत सजा भी दी जाती है। तो ये था हमारा फल उत्पाद आदेश मानक, फ्रूट्स प्रोडक्ट्स ऑर्डर स्टैंडर्ड्स। अब हमारा जो अगला है वो है, इसमें काफ़ी सारे हैं। अगला जो सरकार के द्वारा प्रयत्न किया गया है वो है एगमार्क प्रमाणीकरण।